Good morning, friends. Welcome again to my YouTube channel Eco Tutorials. Continuing with our lectures on CBSE economics, that is revisionary lectures we are doing, and we are doing for both plus 1 and plus 2. Today I'm again coming back to CBSE 12th economics, and this time we are doing second part ऑफ CBSE इकोनॉमिक्स, दैट इज़ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं कवर करने जा रहा हूँ. द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ दिस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. अब आपको पता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक बहुत बड़ा पोर्शन है आपकी बुक का, और एक ऐसा पोर्शन है जिसमें से क्वेश्चन आपको आना ही आना है. अब इसके वीडियो को, इसके लेक्चर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी, क्योंकि अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी. सो लेट अस सी कि हम पार्ट 1 में कहाँ तक पहुँचते हैं. We begin our lectures with economic reforms. Friends, before coming to this question, this economic reforms chapter, और ये भी बता दूं कि इस बार जो ये आपको लेक्चर में दिखेगा, हम इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ला रहे हैं, जैसा कि आपके पेपर्स में क्वेश्चन आते हैं, ताकि आपको उनको पढ़ने में आसान हो. और इस चैप्टर में आप देखोगे जो 30-35 क्वेश्चन करूँगा, ये हमने CBSE पैटर्न को फॉलो किया हुआ है. Now friends, coming back to this economic reforms, इससे पहले कि मैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे आऊँ, मैं आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आपको पता है 1991 में आए, लेकिन उससे पहले इस सिचुएशन तक हम कैसे पहुँचे आपको थोड़ा बहुत बताना ज़रूरी है. देखो, हम 1947 में हमने इंडिपेंडेंस लिया है. आपको पता है सबको कि 1947 में वी गेन्ड इंडिपेंडेंस, और इसमें जस्ट वेट, यस, ओके. नाउ 1947 में आपको इंडिपेंडेंस मिला, और उस टाइम जो आपको मिला एक पुअर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, एक्सट्रीमली पुअर इकोनॉमी आपको इनहेरिट किया आपने, एक्सट्रीमली पुअर इकोनॉमी. एंड लीडर एट दैट टाइम वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू. ही वाज मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशलिज्म, और सोशलिज्म के कारण जो इकोनॉमी हमने अडॉप्ट की उस थोड़ा थोड़ा सोशलिस्टिक मॉडल था. नीड ऑफ द आवर भी थी, आपको बताते जाएंगे. आपने पढ़ा कि कंट्री बहुत ही एक्सट्रीमली पुअर था, रिसोर्सेज हमारे पास थे नहीं, वी हैव टू डिपेंड ऑन फॉरेन कंट्रीज फॉर रिसोर्सेज, और कंट्री में आप देखोगे रीजनल इम्बैलेंसेस थे. इसको ध्यान में रखते हुए 1956 में एक बड़ा ही वाटरमार्क ओकेजन है यहाँ, जबकि ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया 1956 का. अब इसमें क्या महसूस किया कि भाई देखो, इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, इसमें ये महसूस किया गया देखो कि भी जो इंडिया का इन्वेस्टर है वो इतना रिसोर्सफुल नहीं है कि वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगा सके, और इसके लिए गवर्नमेंट को खुद सामने आना पड़ेगा. तो इस 56 की पॉलिसी में जो सबसे बड़ा था वो था पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कि गवर्नमेंट ने बड़े बड़ी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को इस्टेब्लिश किया. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को इस्टेब्लिश किया, और इसलिए क्या कि एक तो प्राइवेट सेक्टर के पास रिसोर्सेज नहीं है, और उन रिसोर्सेज को जनरेट करने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट ही रह गई. और दूसरा, उन्होंने दो पॉलिसीज़ आपने पिछले चैप्टर्स में पीछे की भी हुई हैं. एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कि जो कुछ आप इंपोर्ट कर रहे हो उसको कंट्री में ही आप प्रोड्यूस करो, एक्सपोर्ट्स को जो इंपोर्ट करके आप मशीन्स वगैरह लाते हो वो कम किया जाए. और दूसरा एक हमने बहुत ही लाइसेंसिंग सिस्टम, कि लाइसेंसिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, कोटाज एंड टैरिफ्स, कि फॉरेन ट्रेड पे टैक्सेस लगाए गए, कोटाज फिक्स किया गया, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते. ये किस चीज़ की पहचान है कि एक इकोनॉमी जो कि बहुत ही अंडर डेवलप्ड है, हैवली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ये देख रही है कि इन इकोनॉमी इज़ डिपेंडेंट ऑन, एक्सट्रीमली डिपेंडेंट ऑन फॉरेन हेल्प. तो रिस्ट्रिक्ट, एक तो पहली कोशिश कर रही है कि खुद बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज सेटअप की जाएँ, वहाँ की जाए जहाँ बिल्कुल ही डेवलपमेंट नहीं है. तो उसके लिए इन्होंने पब्लिक सेक्टर सेटअप करने शुरू किए इंडिया के डिफरेंट जगह पे, और फिर उन्होंने ये पॉलिसी ऑफ लाइसेंसिंग राज, कोटा सिस्टम, टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाने शुरू किए. ये आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा होगा.
और ये पॉलिसीज चल पड़ी, बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर्स लगाए गए और आपको पता है 69 में आके बैंक्स को नेशनलाइज भी कर दिया गया। नीड ऑफ द आवर था कि रिसोर्सेज चाहिए थे, 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। फिर 80s में सेकेंड नेशनलाइजेशन आई। लेकिन हम क्या देखते हैं, 50s बीता, 60s बीता, 70s बीता, हमने क्या देखा कि ये पब्लिक सेक्टर हमने जो बनाए हैं दे आर नॉट परफॉर्मिंग। इनफैक्ट ये लॉस मेकिंग एसेट्स होते गए और गवर्नमेंट के लिए एक सिरदर्द साबित होने लग पड़े। और जैसे ही हम 80s 90s 80s में आते हैं तो बाय द एंड ऑफ दिस 85 86 87 88 हमें तो ये लगने लग पड़ा कि ये पब्लिक सेक्टर एक गवर्नमेंट को लगने लग पड़ा कि ये बहुत बड़ा बोझ है और इनको हटाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो बड़ा फैक्टर था 1991 तक मैं जा रहा हूँ, आपको सिचुएशन बताऊंगा कि उस टाइम जब हमने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए तो हम किस सिचुएशन पे खड़े थे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत आ गई। 1990 में चंद्रशेखर गवर्नमेंट थी, रिसोर्सेज थे नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफिशियल्स आपके आईएमएफ के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, लेकिन जब तक वो लोन इम्प्रूव करते हैं गवर्नमेंट फिर चेंज हो जाती है और 1991 में फिर से कांग्रेस गवर्नमेंट आ जाती है। तो आईएमएफ फर्स्ट अटेम्प्ट में वो लोन देने से भी इनकार कर देता है कि भाई आपकी गवर्नमेंट ही स्टेबल नहीं, किसको लोन दें, कौन लेगा कौन देगा। तो ये सिचुएशन थी। और फिर 1991 तक आते आते हालत ये हो गई कि हमारे पास सिर्फ एक हफ्ते का फॉरेन एक्सचेंज रह गया। मतलब कि आप अपने इंपोर्ट बिल को पे करने के लिए आपके पास सिर्फ एक हफ्ते तक चल सकता था, उसके बाद आपका दिवालियापन। जैसे आज की डेट में आप श्रीलंका देखते हो, पीछे सिचुएशंस हुई थी, वो यही सिचुएशन थी कि एक्सट्रीमली मतलब डेप्ट रिटर्न इकोनॉमी हो गई और लोन्स आपको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट मिल नहीं रही, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉरेन हेल्प मिल नहीं रही थी, आईएमएफ वगैरह रिफ्यूज़ कर रहे थे। यही सिचुएशन कुछ इंडिया में थे। एक्सट्रीमली पॉलिटिकली अनस्टेबल, इकोनॉमिकली अनस्टेबल, कर्जा चढ़ा हुआ है, आपने अपना सोना भी बेचा, कुछ गिरवी भी रखा। तो एक्सट्रीमली डेंजरस सिचुएशन आई शुड से कि इकोनॉमी दिवालिया होने के कगार पे थी। और उस टाइम पर एक चीज़ और हो रही थी कि गल्फ में एक बहुत बड़ा वॉर लग गया था इराक एंड यूएसए के साथ, और इस वॉर का पूरे इकोनॉमी इस पर इफेक्ट पड़ रहा था। क्योंकि आपको पता है इंडिया एक ऑयल इंपोर्टर देश है और इस ऑयल इंपोर्ट वी वर डिपेंडेंट। तो कहने का मतलब ये कि 1991 में हम जब पहुंचते हैं तो हम क्या देखते हैं कि बिल्कुल इकोनॉमी बुरी है। और 1991 में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट बनती है और उसमें एक सितारा जन्म लेता है। सितारा जन्म तो नहीं लेता, कहना चाहिए कि एक सितारा उभरता है जिसका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह। देखो मैं आपको वहां तक लेके जा रहा हूं, फिर अपने लेक्चर पे आएंगे। मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव इसको लेके फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं। देन दिस मैन एंड हिज टीम एंटर इनटू नेगोशिएशन विद आईएमएफ और आईएमएफ से ये लोन अप्रूव करवाते हैं। और एक रेवोल्यूशनरी पॉलिसी ये मनमोहन सिंह गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है जिसको आप एलपीजी के नाम से जानते हो, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, या कंबाइंड जिसका नाम आपके सामने आ जाता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो ये उस टाइम की नीड ऑफ द आवर थी। अब ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है, इनमें क्या क्या चेंजेस आए, सबसे पहले तो आपको यही बता दिया मैंने कि उस समय सिचुएशन क्या थी। नाउ कमिंग टू द लेक्चर, कोर लेक्चर। अब इसमें देखो ये आपको पूरा चैप्टर में करवाऊंगा और क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हम इस बार कर रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। और अगर आप इसको करना चाहते, देखना चाहते हो तो आप इसको जूम करके नोट्स देख सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। तो पहला पार्ट है इसमें व्हाट आर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होते हैं। देखो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम कहते हैं एनी पॉलिसी चेंज implemented by the government to improve country's economic performance, कि कोई भी इकोनॉमिक चेंज जो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है टू इम्प्रूव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। और इसके तीन फीचर्स उसने कहे, तीन होते हैं कि इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन कम होती है, प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन बढ़ाई जाती है और यू इंटीग्रेट योर इकोनॉमी विद द ग्लोबल मार्केट। ये अभी अब
आपको पूरी डिटेल में पढ़ोगे। तो सबसे पहले तो इन जनरल हम क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म, एनी पॉलिसी चेंज डायरेक्टेड टूवर्ड्स इम्प्रूविंग इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। कोई भी आप ऐसा काम करते हो जिससे आपकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस चेंज हो, उसको आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहते हैं। और इसके लिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन, प्रमोटिंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, इंटीग्रेटिंग विद ग्लोबल मार्केट। ये इन जनरल में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होते हैं ये बताएं। मैं इंडिया पे अभी नहीं आया, इंडिया के बताऊंगा क्या रिफॉर्म्स, लेकिन उनका बेसिक क्रक्स यही था। अब इसमें आपको मैंने बताया कि 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए। अब ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस क्यों किए गए, व्हाट वाज द नीड एंड रीजंस फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। बेटे ये आप देखो ध्यान से, तो ये क्वेश्चन अगर आप 10 ईयर उठाओगे तो ये बार बार आपको आया है। रीजंस फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, देखो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 नोन एज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों इंट्रोड्यूस की गई, वाई वाज देयर नीड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अभी आपको थोड़ी बैकग्राउंड बनाइए, यहाँ ये डेफिनेट फॉर्म में आएगी। सबसे पहले था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस वाज देयर। मैंने अभी आपको बताया कि इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वर क्रिटिकली लो, बेयरली इनफ टू कवर 2 वीक्स ऑफ इंपोर्ट्स। कुछ ही हफ्तों का इंपोर्ट बिल आप कवर कर सकते थे। बैलेंस ऑफ पेमेंट, हाई फिस्कल डेफिसिट, मतलब फिस्कल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा थे, इनकम बहुत कम थी। द गवर्नमेंट वाज रनिंग ए लार्ज डेफिसिट, और इसके कारण इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया था। देन लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, आपको पता ही है कि सिर्फ 2 हफ्ते का आपके पास रिजर्व रह गया था, लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। देन इनएफिशिएंसीज ऑफ इन पब्लिक सेक्टर, मैंने आपको बताया कि उस टाइम तक हम तंग आ चुके थे पब्लिक सेक्टर से, बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट था, लॉस मेकिंग यूनिट्स थी, और रादर इसके लिए नाम उस टाइम लिया जा रहा था कि दे आर बिग वाइट एलिफेंट्स। इनएफिशिएंसीज इन, देन हाई इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा था, प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, और इकोनॉमी ऑलरेडी पुअर और ऑलरेडी क्राइसिस में, उसमें प्राइजेस भी बढ़ना, दोहरी मार पड़ रही थी। देन गल्फ क्राइसिस, अभी आपसे क्यों बताया मैंने कि उस टाइम इराक एंड यूएसए का वॉर लगी हुई थी, और पूरा ये जो आपका सऊदी अरेबिया, ये एरिया जो है मिड ईस्ट जिसको कहते हैं, सारा का सारा मिड ईस्ट एशिया, ये सारा का सारा इफेक्टेड था गल्फ क्राइसिस। तो इनके कारण जो है आपका को रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी कि ये अगर इससे बचना चाहते हो तो आपको रिफॉर्म्स करना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आपको मैंने कहा बार बार ये आता है, आप अपने नोट्स में अपने क्वेश्चन पेपर्स को चेक करो, ये आपको क्वेश्चन बार बार मिलेगा। देन व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, नेचुरल है कि जो आपने नीड है उनको करेक्ट करने के लिए आपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए हैं। क्या क्या नीड थी, टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी, नेचुरल है, आपको बताया इकोनॉमी अनस्टेबल थी, उसको स्टेबल। देखो आपको मैं कहूँगा, देखो इंडियन इकोनॉमिक्स इज नॉट दैट इजी। अगर आप इसको करना चाहते हो तो माइंड मैप्स, वो माइंड चार्ट्स, छोटे छोटे फ्लो चार्ट्स बना लो कि इसके ये पॉइंट हैं, इसके ये पॉइंट हैं, इसके ये पॉइंट हैं। और बेसिकली अगर आपको आइडिया पता है रिफॉर्म्स क्यों आए, कैसे आए, क्या सिचुएशन थी, यू कैन ऑर्डर, यू कैन राइट देम। तो वो माइंड मैप्स बना लो, उससे आपको ये करने में और आसानी होगी। देखो क्या, स्टेबलाइज द इकोनॉमी, कंट्रोल इन्फ्लेशन, रिस्टोर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट। वही जो ऊपर लिखे हैं वही, इनको अलग अलग पॉइंट लिख दो वो भी चल जाता है। इनहांस एफिशिएंसी, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड कम्पिटिटिवनेस थ्रू मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स, की मार्केट पे छोड़ दो। अब जब कोई चीज़ मार्केट पे छोड़ी जाती है, आपको पढ़ोगे आप लिबरलाइजेशन वगैरह, तो मार्केट की एक बड़ी फंडामेंटल टेंडेंसी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मार्केट में वही सर्वाइव करता है जो परफॉर्म करता है, अदरवाइज मार्केट उसको थ्रो कर देती है बाहर। तो एफिशिएंसी, प्रमोट ग्रोथ, ये प्रमोट, देन इंटीग्रेट विद ग्लोबल इकोनॉमी। देखो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मेन ऑब्जेक्टिव ये था, जब आईएमएफ ने लोन दिया तो ये कुछ कंडीशंस के साथ आया था, ऐसा नहीं था कि उनको कहा जी आप उठा लो पैसे, वो कंडीशंस के साथ आते हैं। वो कंडीशन क्या है कि आपको अपनी इकोनॉमी को इंटीग्रेट, अब आप अपनी इकोनॉमी को इंटीग्रेट करोगे तो वो कोटाज और टैरिफ्स वाली प्रोटेक्शनिज्म वाली पॉलिसी आपको फोरगो करनी पड़ेगी। ये देखो बिल्ड कर रहा हूँ कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों चाहिए थे,
और क्या उसकी नीड थी, फिर हम उस पर आएंगे। अब देखो इसके बाद ये तो है कि वाई द इकोनॉमिक रिफॉर्म वर नीडेड। अब इसके बाद हम कोर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे आते हैं और वो क्या है, डिफाइन लिबरलाइजेशन, व्हाट वर इट्स ऑब्जेक्टिव्स। अब ये तीन मॉडल आएंगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन है लाइसेंस राज से मुक्ति, इजी लैंग्वेज में बोलूँ। प्राइवेटाइजेशन है कि पब्लिक सेक्टर, इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज कर दो, उसमें डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह वाली पॉलिसी आएगी। एंड ग्लोबलाइजेशन, integrating your economy with the world economy. So we begin with this first part, that is liberalization. What were its objectives? In economics, liberalization generally refers to reduction or removal of government controls and restrictions. मैंने अभी आपको बताया वो टैरिफ्स, इंपोर्ट्स, टैरिफ बैरियर्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स, इनको रिमूव करना, दैट इज लिबरलाइजेशन। फिर पढ़ो, in economics, liberalization refers to reduction or removal of government controls and restrictions on economic activities, allowing for greater private sector participation and market oriented mechanism. मतलब देखो, मैंने सुबह सुबह कहा कि भाई गवर्नमेंट के कंट्रोल कम करो, लाइसेंस राज कम करो और मार्केट के लिए इकोनॉमी को खोल दो, दैट इज लिबरलाइजेशन। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है, देखो एक चीज आपको बड़ा ट्रिकी बताता हूँ, नीड, ऑब्जेक्टिव्स, इसमें दो चीज, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी, फिस्कल डेफिसिट कम करना, ये पॉइंट आएंगे ही आएंगे, चाहे वो लिबरलाइजेशन है, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन है, चाहे वो ग्लोबलाइजेशन है, ये नीड है। देखो, एड्रेसिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस अभी आपको बताया, उसको करने के लिए लिबरलाइजेशन जरूरी थी। इंक्रीजिंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, ये आपको बता ही रहा हूँ कि हम बहुत ज़्यादा पब्लिक सेक्टर पर डिपेंडेंट थे, इसलिए गवर्नमेंट चाहती थी कि इकोनॉमी को खोला जाए, लिबरलाइज किया जाए, प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम दिया जाए, लाइसेंस राज से मुक्ति दी जाए। सो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट तब आती है जब आपकी इकोनॉमी में कंट्रोल्स कम हो। अगर सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, वहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। तो उस टाइम ये पॉलिसी थी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट कंट्रोल कम करो। देखो बेटे, यहाँ ये बता दूँ, देखो ये पॉलिसीज 1991 में इंट्रोड्यूस की गई, उसके बाद आज ये 40 साल के करीब होने लगे। 40 से आप ये देखो इकोनॉमी ऑलमोस्ट 35-36 साल हो गए। इस टाइम पीरियड में इन पॉलिसीज़ को और लिबरलाइज किया गया है, लेकिन इस फंडामेंटल मॉडल को कोई भी गवर्नमेंट, वेदर इट वाज कांग्रेस गवर्नमेंट और सम कंबाइंड गवर्नमेंट और बीजेपी गवर्नमेंट, उन्होंने इसको एक्सपैंड जरूर किया है, लेकिन बेसिक मॉडल आज की डेट में भी इंडियन इकोनॉमी में यही है। तो एड्रेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, इंक्रीजिंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, अट्रैक्टिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इनहांसिंग कम्पिटिटिवनेस। आपको बताया कि किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए उसको कंपटीशन में लाना जरूरी हो जाता है। कम्पिटिटिवनेस इन्हांस करके आप अपने प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी बढ़ाते और इवन पब्लिक सेक्टर को भी कम्पिटिटिवनेस में ले आए, ताकि वो सिर्फ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। देखो क्या लिखा, बाय एक्सपोजिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज टू ग्रेटर कंपटीशन फ्रॉम बोथ विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री, दोनों विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री करने के लिए आपको ये करना पड़ा। देन अनलॉकिंग इकोनॉमिक पोटेंशियल, द रिफॉर्म sought to unleash the productive potential of Indian economy by removing bureaucratic hurdle. कोई भी bureaucratic hurdle, just wait, recording. So sought to unleash the productive potential of India by removing bureaucratic hurdles, global integration, ये आपको बताया ही है मैंने। देन रिड्यूसिंग गवर्नमेंट कंट्रोल, मेनली बेसिकली लिबरलाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट है, कंपटीशन बढ़ाना, गवर्नमेंट के कंट्रोल को कम करना। आगे चलते हैं, की लिबरलाइजेशन मेजर्स, ये बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको कि भी क्या आपके लिबरलाइजेशन मेजर्स थे। सबसे पहला इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, ये तो आपको बताया दो चीजें, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, लाइसेंस राज का खत्म करना, इंपोर्ट्स और टैरिफ्स को कम करना। देखो, मोस्ट इंडस्ट्रीज वर फ्रीड फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ ऑब्टेनिंग ए गवर्नमेंट लाइसेंस, ऐसे कहा गया कि इंस्पेक्टर राज का खत्म किया आपने। देन डीरेगुलेशन ऑफ सेक्टर्स, मैनी सेक्टर्स रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर्स वर ओपनड, कि जो पहले सिर्फ पब्लिक सेक्टर में थे उसको ओपन कर दिया प्राइवेट सेक्टर के लिए।
रिड्यूस्ड इंपोर्ट टैरिफ्स एंड क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, आपको बताया 9 आपके पोर्शन में आपको पता है, एक आपको प्री इंडिपेंडेंस ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का पोर्शन है, फिर 51 टू 90 तक का पोर्शन है, एंड देन 90 एंड आफ्टरवर्ड्स। अब ये जो बीच का पोर्शन है ये इंपोर्ट्स एंड टैरिफ्स का पोर्शन था। रिकॉर्डिंग then this aim to promote international trade and make Indian goods more competitiveness, then relaxation of foreign investment rules, कि foreign investment rule को relax किया गया, to this was liberalization measure। अब इसके बाद मेन इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स क्या थे, जस्ट वेट। सो लिबरलाइजेशन मेजर्स आ गया, लाइसेंसिंग, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को करना, डीरेगुलेशन सेक्टर को करना, इंपोर्ट टैरिफ्स और क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को दूर करना, और रिलैक्सेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट रूल्स। इसके बाद मेन इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स क्या थे, जस्ट वेट। यस, अब इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स क्या थे, देखो मैं बात कर रहा हूँ 1991 की, तो इसमें देखो क्या क्या है। एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजिंग, आपको बताया लिबरलाइजेशन में बेसिकली दिस लाइसेंसिंग सिस्टम को ख़त्म किया गया, इंस्पेक्टर राज को ख़त्म किया, इंपोर्ट और टैरिफ्स को ख़त्म किया, प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी को ख़त्म किया। तो एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग इन जुलाई 1991, ए न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, it abolished the requirement of licensing export of following 5 industries: liquor, cigarette, defense equipment, industrial explosive, dangerous chemical। इनको छोड़कर लाइसेंसिंग खत्म कर दी गई। यू कैन ओपन एनी वर्क। पहले तो क्या था कि आपको कोई फैक्ट्री खोलनी है, कोई इंडस्ट्री, तो आपको पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था, विच वॉज वेरी टफ। तो अब वो क्या कहता है कि इन 5 को छोड़ दो। कौन कौन से 5 हैं, लिकर, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, डेंजरस केमिकल्स, इनको छोड़ दो और आप इजीली कोई भी इंडस्ट्री डाल सकते हो। देन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, आपको बताया मैंने कि मेन ऑब्जेक्टिव आपको बताया था मैंने कि 1990 तक पब्लिक सेक्टर एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुके थे गवर्नमेंट के लिए। तो अब जब ये रिफॉर्म्स हुए तो इन्होंने पॉलिसी बनाई डिसइन्वेस्टमेंट की, कि जो लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उनको बेच दिया जाए, या पूरा स्टेक बेच दिया जाए या ज़्यादा स्टेक बेच दिया जाए। 100% ना बेच के 49% बेच दिया, किसी में 70% बेच दिया। गवर्नमेंट अपना रोल धीरे धीरे कम कर रही थी। देखो, अंडर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर वॉज रिड्यूस फ्रॉम 17 to 8, और 2010-11 से ये 2 को छोड़ के, एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवेज को छोड़ के बाकी ओपन। पब्लिक सेक्टर खत्म नहीं, मतलब नई इंडस्ट्रीज उस सेक्टर में लग सकती हैं जहां पब्लिक सेक्टर चल रहा है, सिवाय इन दोनों को छोड़ के, एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवेज। देन इंक्रीज्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, आपको बताया एफडीआई, इसकी लिमिट 51%। देखो क्या, इट अलाउड फॉर इंक्रीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अप टू 51%, सब में नहीं, इन मैनी इंडस्ट्रीज 51%। और आजकल तो 100% की बात भी हो रही है, कई इंडस्ट्रीज में 100% अलाउ कर दिया, 74%, 51%। तो ये गवर्नमेंट, मैंने जैसे कहा आपको कि ये रिफॉर्म्स को रिलैक्स करती जा रही है। फंडामेंटल पॉलिसी हमारी 1991 वाली ही है, बेस मॉडल वही है, उसको एक्सपेंड करते जा रहे हैं। कोई भी सक्सेसिव गवर्नमेंट आ रही है, इस मॉडल को उसने चेंज नहीं किया, इसमें धीरे 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 इंप्रूवमेंट होती जा रही है। और अब सिर्फ 2 इंडस्ट्रीज जो हैं पब्लिक सेक्टर एक्सक्लूसिव, मतलब इसका कि इसमें पब्लिक सेक्टर ही होगा, दूसरा नहीं होगा। रेलवेज एंड एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवेज। रेलवेज में भी आज की डेट में वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ एरियाज जो हैं वहाँ पर ये सिर्फ प्राइवेट लाइन बन जाए, जैसे जमशेदपुर में एक टाटा वाले बनाने की सोच रहे हैं, इस तरह के प्रपोजल्स हैं। देन इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट बताया कि अप टू 51%। देन प्राइवेटाइजेशन, अब इसमें देखो, अब भाई आपको मैं डिसइन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन आप पार्ट पढ़ोगे, इसमें प्राइवेटाइजेशन क्या है कि कुछ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज को डिसइन्वेस्टमेंट करके उसको पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया गया। देखो, द पॉलिसी इनकरेज द प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट
एमिंग टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट। देखो फ्रेंड्स, आपको ये मैंने बताया ही है कि वो पब्लिक सेक्टर वाइट एलिफेंट था, गवर्नमेंट इससे छुटकारा पाना चाहती थी। तो जो बिल्कुल लॉस मेकिंग यूनिट्स थी उनको बेचा गया, उनको डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया। देन डीरेगुलेशन, क्या? इट रिड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रीज एंड अलाउ मार्केट फोर्सेस टू प्ले ए ग्रेटर रोल। डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड वही है कि आपको रेगुलेट होने की लाइसेंसिंग राज नहीं है जरूरत, अब मार्केट आपको करेगा। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, द पॉलिसी प्रमोटेड द इम्पोर्ट द टेक्नोलॉजी टू मॉडर्नाइज इंडियन इंडस्ट्रीज। कि ऐसा नहीं है कि इम्पोर्ट पे बैन ही लगा दिया, कि आप अच्छी टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट कर सकते हो। देन एक्सपोर्ट प्रमोशन की बात की गई। MRTP एक्ट को रिलैक्स किया गया कि पहले मोनोपोलीज को आप रोकने के लिए MRTP एक्ट लेके आए कि नहीं कर सकते, लेकिन अब उसको धीरे धीरे रिलैक्स, ताकि प्राइवेट सेक्टर आए, चाहे वो मोनोपोली बन जाए। और आज की डेट में आपको पता है, वी आर हैविंग अदानीज एंड अंबानीज, बिरलाज, टाटाज। टाटा तो पहले भी थे, अंबानीज एंड अदानीज, इनका एक्सपेंशन ज़्यादातर मैं बोल रहा हूँ फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद ही हुई है, प्रमोटिंग। अब ये अगर वो MRTP एक्ट होता तो इन पे सीलिंग लग गई होती कि इसके बाद नहीं, लेकिन अब MRTP एक्ट रिलैक्स हो गया। देन ये तो है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। देन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स क्या थे? फाइनेंशियल सेक्टर में देखो बैंकिंग रिफॉर्म्स आ जाते हैं, और बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, नरसिम्हम कमेटी रिपोर्ट। और इस कमेटी ने कहा जी डीरेगुलेशन, स्ट्रेंथनिंग द बैंकिंग सिस्टम एंड इम्प्रूविंग, इसमें रिड्यूस गवर्नमेंट इंटरवेंशन, एम टू डिक्रीज गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर बैंक्स एंड अलाउ द ग्रेटर ऑटोनॉमी इन डिसीजन मेकिंग इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन। कि आपको बैंकिंग में गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस कम करने की बात की गई। और पहले तो क्या था कि RBI ने कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर किया और इन डिट्टो फॉलो कर लेते थे सारे कमर्शियल बैंक्स। आज की डेट में क्या है कि वो कहता है कि थोड़ा बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, कि कोई 8%, अगर RBI ने रेट 8% किया है तो कोई हो सकता है 7.5 कर दे, कोई हो सकता है 8.2 कर दे, 8.5 कर, थोड़ी बहुत आपको फ्रीडम दिया गया। दैट इज अलाउ द ग्रेटर ऑटोनॉमी इन डिसीजन मेकिंग इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रेट। ये आ गया डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, जो आपको बात कर रहा हूँ कि इंटरेस्ट रेट को चेंज करने का फ्रीडम दिया गया। देन स्ट्रेंथनिंग प्रूडेंशियल रिफॉर्म्स। व्हाट इज दिस प्रूडेंशियल रिफॉर्म्स? ये जैसे इसमें एक वर्ड आ रहा है कैपिटल एडिक्वेसी रेशो एसेट्स के। कैपिटल एडिक्वेसी है कि कितना कैपिटल आपको अपने पास रखना जरूरी है, कितनी रेशो आपने SLR के रूप में रखनी है, कितनी आपने अपने पास रखनी है, कितनी CRR होनी चाहिए, कितनी SLR होनी चाहिए। और देन एसेट क्लासिफिकेशन, किसको आप NPA कहोगे, किसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। NPA का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। देन सुपरविजन एंड रेगुलेशन। देखो आगे आपके +2 में मैंने एक क्वेश्चन देखा है कि रोल ऑफ RBI वाज चेंज्ड फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। कि अब RBI ठीक है सुपरवाइज तो करता है, नो डाउट, लेकिन इसने कई डिसीजन मेकिंग कमर्शियल बैंक्स को फ्रीडम दिया हुआ। देखो यही कुछ लिखा है, रिफॉर्म इनहांस द रोल ऑफ रिजर्व बैंक इन सुपरवाइजिंग एंड रेगुलेटिंग बैंक्स इंक्लूडिंग ऑफसाइट। ये कह रहा है कि भाई सुपरवाइज तो करेगा, लेकिन आगे आप क्वेश्चन पढ़ोगे जो मैं बात कर रहा हूँ, फैसिलिटेटर इंस्टेड ऑफ रेगुलेटर। टोटल कंट्रोल आज की डेट में भी बैंकिंग सेक्टर पे RBI का ही है, सुपरवाइज करता है, हर एक चीज़ करता है, डिफॉल्ट्स को चेक करता है, लेकिन बैंक्स को वो हेल्प करता है। अब वो बिल्कुल डंडे वाली बात नहीं रहेगी। देन पार्शियल प्राइवेटाइजेशन, कि सम स्टेट ओन्ड बैंक्स वर अलाउड टू प्राइवेटाइज, कि कुछ बैंक्स को प्राइवेटाइज, जैसे अब IDBI या कुछ ऐसे बैंक्स हैं जिनमें आपकी प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन बढ़ाते जा रहे हैं। एंट्री ऑफ प्राइवेट बैंक्स, ये बहुत बड़ा काम था फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में, कि प्राइवेट बैंक्स, ये रिफॉर्म्स के बाद ही HDFC, ICICI ऐसे बड़े बैंक्स आए। और आज की डेट में पता है आपको, SBI के बाद ICICI और HDFC बैंक का नाम आता है। इतने बड़े बैंक हो गए हैं, और आपके जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो पीछे रह गए हैं। तो ये धीरे धीरे एंटिटीज ये कब आई हैं, ये पॉलिसी किसकी थी, ये दिस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की। देन फिस्कल सेक्टर रिफॉर्म्स, फिस्कल होता है टैक्स और एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स, उनको फिस्कल रिफॉर्म्स कहते हैं। फाइनेंशियल होगा बैंकिंग,
और इंडस्ट्रियल होगा इंडस्ट्री के। फिजिकल सेक्टर रिफॉर्म्स देखो, फिजिकल डेफिसिट देखो, गवर्नमेंट अपना फिजिकल डेफिसिट 3 to 4% ऑफ जीडीपी करना चाहती है कि एक्सपेंडिचर और इनकम का गैप 3 से 4%, आज की डेट में भी 4 से ऊपर है, लेकिन आपका अटेम्प्ट है कि ये फिजिकल डेफिसिट कम किया जाए। टैक्स रिफॉर्म्स कि ये कमेटीज़ बनी है, राजा चलैया कमेटी एंड टैक्स रिफॉर्म्स, और आपको पता है जो मेन टैक्स रिफॉर्म्स है आज की डेट में, जीएसटी, वो वहीं से उसी ने कहा था कि टैक्स रिफॉर्म्स करो, पूरे वन इंडिया वन टैक्स पॉलिसी, वो कहाँ से आया, वो रिफॉर्म्स की थी। लेकिन बिफोर कांग्रेस को इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट चेंज हो गई और बीजेपी ने वो जीएसटी लेके आई, और जीएसटी इज़ ए रेवोल्यूशनरी चेंज इन टैक्स, और ये फ्लो कहाँ से करता है, यही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स से। देन डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर, डिसइन्वेस्टमेंट, अब तक आपको ये समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ डिसइन्वेस्टमेंट, कि आपको पब्लिक सेक्टर को बेचा गया, कि इसकी लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर्स को बेच के उसको प्राइवेट सेक्टर में लेके आए। देखो, द गवर्नमेंट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ इट्स इक्विटी होल्डिंग्स इन सेलेक्ट पीएसयूज, नॉट ऑल, लेकिन जो बहुत लॉस मेकिंग थी वो बेची गई। देन एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट की, आप, मैंने कहा कि जब फिजिकल पॉलिसी बात करते हैं तो दो एस्पेक्ट होते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर में ये देखो, आप एक्सपेंडिचर अपने खर्चे को कंट्रोल करने की बात कर रहे हो। देन लास्ट इज एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। व्हाट इज एक्सटर्नल सेक्टर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी, 1992-91 इंडियन रुपी को डीवैल्यू किया गया, कि आप अपनी करेंसी का रेट बढ़ाना कम कर रहे हो। इससे क्या होगा, जब आप करेंसी का रेट कम करोगे, इंपोर्ट महंगे और एक्सपोर्ट सस्ते, तो आपने डीवैल्यूएशन किया। देन मार्केट डिटरमिनेड एक्सचेंज रेट, कि आप पहले क्या था कि एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन आपने ए पोर्शन में किया, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जहां इक्वल होते हैं वहां मार्केट रेट डिटर्मिन होता है। लेकिन इस रेट में अब वो कहता है कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती थी इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले। एक तरह से फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इंडिया में था कि गवर्नमेंट डिसाइड कर देती थी, लेकिन इसके बाद आजकल मार्केट जो है एक्सचेंज रेट डिटरमिन करता है। ऑल्दो इंडिया में ये मैनेज्ड मार्केट एक्सचेंज रेट है, इसमें कि मतलब पूरा टोटली गवर्नमेंट नहीं इंटरफेयर करती, लेकिन थोड़ा बहुत करती है। लेकिन ये पॉलिसी कहती थी पूरा फॉरेन एक्सचेंज डिटर्मिनेशन मार्केट पे छोड़ना है। देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिबरलाइजेशन, कि इंडस्ट्रीज़ की इक्विटी लिमिट 40 to 51% फॉरेन हो सकती है। अब तो ये बढ़ के आपको बताया, कहीं में 74, कईयों में 100% तक हो गई। और इसको वो कहता है कि ऑटोमेटिक अप्रूवल गवर्नमेंट देगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड बनाया गया टू फैसिलिटेट एंड अप्रूव फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देन प्रमोशन ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। देखो बेटे, यहाँ पर दो टर्म्स हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, FII एंड FDI। FDI होता है जब आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो प्रोडक्शन में, और FII होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट्स। और किसी भी कंट्री के लिए FDI अच्छा होता है, FII मार्केट को बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल कर देता है। लेकिन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में दोनों को ओपन किया, FDI, ऑल्दो हमारी पॉलिसी ये है कि FDI ज़्यादा बढ़े। देन ये आप चल रहे हो, देखो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, इसमें ये दो पॉइंट आ गए। फॉरेन, ये सारा चल कौन सा रहा है, ये चल रहा है एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। देन ट्रेड रिडक्शन इन टैरिफ्स, एबॉलिशन इन क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, फोकस ऑन एक्सपोर्ट प्रमोशन। देखो मेन आपको याद है इसमें क्या है कि लाइसेंसिंग खत्म, कोटास खत्म, टैरिफ बैरियर्स दोनों तरह के, टैक्स बैरियर्स, नॉन टैक्स बैरियर्स दोनों खत्म। देन क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन की भी, इतना इंपोर्ट कर सकते हो, इतना नहीं। पहले जब बाहर जाते थे इतना फॉरेन एक्सचेंज लेके जा सकते हो, इतना नहीं, अब वो सब खत्म है। देन फोकस ऑन एक्सपोर्ट प्रमोशन, कि आप एक्सपोर्ट प्रमोशन को बढ़ाना चाहते हो। फ्रेंड्स, ये मेरा लेक्चर यहाँ तक है। फर्स्ट पार्ट हमने कवर किया है लिबरलाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ये हम नेक्स्ट पार्ट में ख़त्म करेंगे। अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, विच आपको पता है इंडियन इकोनॉमिक्स को सुनना भी एक टैक्सिंग प्रोसेस है। उसको फिर थोड़ा सा इजी करने के लिए हम इस लेक्चर को डिवाइड कर रहे हैं। दिस इज़ पार्ट 1, soon you will get part 2 also. Thank you, see you again, do subscribe my channel, thank you.